जय हिंद। बहुत बहुत आपका स्वागत है फ्री साइंस सिटी में। और कोशिका विज्ञान पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हो गए हैं। तो कोशिका विज्ञान से संबंधित पहले पार्ट में हमने वीडियो को अपलोड कर दिया था और बाकी जो बचा खुचा है इस वीडियो नंबर पार्ट 2 में हम यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे मेरा चैलेंज है कि देखते हैं इनमें से आपको कितना आता है और कितने सही प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इससे आपको कितना फ़ायदा होता है कमेंट में लिखना न भूले, राय अपना ज़रूर दें। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ। कोशिका के अंदर जो हमारा कोशिका होता है, जीव अथवा पादप का, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अंग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे तो बहुत सारा कोशिका के अंदर बहुत सारा केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और तारककाय, गोल्जी बॉडी इत्यादि बहुत सारे होते हैं कोशिका के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात पूछी गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक अंग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 1880 में कोलेकर द्वारा, 1890 में अल्टमैन द्वारा, 1898 ईस्वी में सी बेंडा द्वारा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। इसका नामकरण किसने किया था, एक से अधिक या कोई नहीं। तो वीडियो को रोक करके जैसा कि हमेशा करते हैं उस तरह से आप जवाब दीजिए। इस तरह से आपका बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 1898 ईस्वी में वैज्ञानिक सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था, जो कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यह ऊर्जा घर भी होता है और इसमें श्वसन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और रही बात 1880 कोलेकर की, 1880 ईस्वी में कोलेकर साहब के द्वारा कीटों के रेखित पेशियों में यह देखा गया था माइटोकॉन्ड्रिया को। और रही बात 1890 ईस्वी में अल्टमैन साहब की, तो 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था, बायोब्लास्ट। लेकिन बाद में 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया था, तो 1880 में कोलेकर ने इसको देखा था कीटों के रेखित पेशियों में, 1890 में अल्टमैन ने बायोब्लास्ट नाम रखा था और 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विचार करें। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विचार करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार सूत्रकार रचना होती है। दूसरा है, इसके ऊपर उभरी हुई को क्रिस्टी कहते हैं। जो उभार है, यहाँ पर उभार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, घिरी हुई रहती है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो वीडियो को रोक करके और आप जवाब दें। इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार सूत्राकार रचना होती है। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार सूत्राकार रचना होती है। इसके ऊपर उभार को क्रिस्टी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस तरह से एक से अधिक, ऑप्शन 4 राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा तीसरा प्रश्न। कोशिका के किस अंग को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। कोशिका के किस अंग को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, एक से अधिक या कोई नहीं। वीडियो को रोकिए और जवाब दीजिए। कोशिका के किस अंग को ऊर्जा घर कहा जाता है। ऊर्जा घर या श्वसन घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, यहीं से ऊर्जा प्राप्त होता है, यहीं से श्वसन तंत्र होता है। और केंद्रक की बात करें तो यह दिमाग कहा जाता है, संचालन करता होता है, नियंत्रण करता होता है। और राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर
राइबोसोम दो प्रकार का होता है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी से क्या क्या होता है? चिकनी से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण होता है, और खुरदरी से होता है, राइबोसोम से यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखें, आपको भी याद हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक नियंत्रण करता है, दिमाग है कोशिका का, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। तो चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य तथा एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य तथा एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है लाइसोसोम में, लाइसोसोम, न्यूक्लियस में, या माइटोकॉन्ड्रिया, एक से अधिक या कोई नहीं। जवाब दीजिए, वीडियो को रोकिए और आप जवाब दीजिए। कमेंट में लिखना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आपका कितना सही हुआ। तो लाइसोसोम की बात करें, अगर लाइसोसोम की बात करें तो यह आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तथा न्यूक्लियस को, जिसे केंद्रक भी कहते हैं, केंद्रक, यह दिमाग, कोशिका का दिमाग होता है, यह नियंत्रण करता होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह ऊर्जा घर होता है, ऊर्जा घर होता है, और यहीं पर श्वसन तंत्र भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन तंत्र, ऊर्जा घर और एटीपी का निर्माण होता है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम पूछा है, रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है CD डुबे, एक से अधिक या कोई नहीं। वीडियो को रोकिए और जवाब दीजिए। तो इस तरह से आपका सही उत्तर, रॉबर्ट हुक साहब की बात करें तथा रॉबर्ट ब्राउन साहब की बात करें तथा CD डुबे की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। CD डुबे साहब ने लाइसोसोम की खोज किया था। CD डुबे साहब ने लाइसोसोम की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन साहब की बात करें तो इन्होंने केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, इसकी खोज किया था, जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका का खोज किया, वो भी मृत कोशिका, और इसमें मृत भी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले खोजने वाले कोशिका रॉबर्ट हुक, और मृत कोशिका खोजने वाले रॉबर्ट हुक। और रही बात जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका को खोजने वाले लीवेनहॉक, नाम याद रखिएगा, जीवित कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न। यहाँ पर छठा प्रश्न है, लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है तथा इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई अंग काम ना करे तो उसे नष्ट करता है। यदि पूरी कोशिका काम ना करे तो यह फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, एक से अधिक या कोई नहीं। प्रश्न को समझें और कथन पर विचार करें, और इसमें से आप अपना ऑप्शन चुनिए, 1, 2, 3 या 4, कौन सा सही है। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। बिल्कुल सही, लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर कोई अंग काम ना करे तो उसे नष्ट कर देता है। लाइसोसोम यदि पूरी कोशिका काम ना करे तो यह फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। कोई कहे कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो यह लाइसोसोम आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को दोबारा देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। गोल्जी का गोल्जी बॉडी, इंग्लिश नाम है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यहाँ पर नाम भी मैच कर रहा है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय और गोल्जी, कैमिलो गोल्जी साहब ने इसकी खोज की थी। इससे क्या समझते हैं, यानी गोल्जी काय से क्या समझते हैं? यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है। यह एक से अधिक या कोई नहीं। वीडियो को रोक करके जवाब देना ना भूलें। कमेंट में भी जवाब दें और लिखें कि आपको कितना आता है और कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। चलते हैं, देर ना करते हैं। तो यहाँ पर गोल्जी काय की खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसे गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यह पोषक तत्वों का
परिवहन करता है। इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, क्योंकि यह पोषक पदार्थों को इधर से उधर ले जाता है। तो इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ये गलत है, ऊर्जा घर तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपको याद ही होगा, पिछले प्रश्नों में इसका नाम आया है। एक से अधिक तो होगा नहीं, क्योंकि हाँ, एक से अधिक तो होगा ही, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। तारक काय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम, तारक काय सेंट्रोसोम की रचना बेलन जैसी होती है। याद रखेंगे, तारक काय सेंट्रोसोम की रचना बेलन जैसी होती है, जो केंद्रक के पास रहता है, जो केंद्रक के पास रहता है। यहाँ प्रश्नों में ही बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। इसके बारे में कौन सही है, इसके बारे में कौन सही है? ऑप्शन आपके सामने। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, एक से अधिक, या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन चुनिए और जवाब दीजिए। तब तक हम रुकते हैं। तो चलिए, आपके सामने चारों ऑप्शन थे। उम्मीद है कि आप अपना ऑप्शन चुन लिए हैं और कमेंट में भी कमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर की ओर चलते हैं। पहला है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। बिल्कुल सही, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक करता है, सहायता करता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सही है। यह केवल पादप, यदि जंतु में पाया जा रहा है केवल, तो पादप में नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी एक से अधिक सही है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो चलिए, प्रश्न में भी बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं, प्रश्न को भी दोबारा पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि वह निर्जीव रचना जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, वह निर्जीव रचना जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, जो एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, वह क्या है? यानी कोशिका के अंदर है, कोशिका के अंदर है, लेकिन वह निर्जीव है और दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। उसे तारक काय, रसधानी, केंद्रक, या एक से अधिक, या कोई नहीं। आप अपना जवाब चुनिए और कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं हम। तो इस तरह से आपका सही उत्तर, वह निर्जीव रचना जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, वह निर्जीव रचना है। तो ऑप्शन 2 नंबर इज द राइट आंसर, रसधानी। रसधानी की बात करें तो यह निर्जीव रचना है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जो कि एक झिल्ली से भी घिरा हुआ रहता है। और रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है। तो यह रसधानी की बात हो गई। और तारक काय की बात हुई तो यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह केंद्रक के नज़दीक रहता है तथा यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और केंद्रक की बात करें तो यह कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, यानी संचालनकर्ता, नियंत्रणकर्ता भी कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा 10वां प्रश्न। रसधानी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रसधानी के बारे में पूछा जा रहा है, रसधानी वैक्यूल्स। तो पहला ऑप्शन है, इसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यह जंतुओं में छोटी तथा पादपों में बड़ी होती है। इसमें कोशिका रस रहता है, एक से अधिक, या कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन 4 है और चारों में से चुनिए कौन आपको आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम केवल ऑप्शन एक सही है तो मैं इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं। ये इसमें रसधानी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें जल, खनिज, लवण इत्यादि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो एक ही प्रश्न में आपको बताया गया है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इसके हल की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसमें जल, खनिज, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं रसधानी में। यह जंतुओं में छोटी तथा पादपों में बड़ी होती है, पादपों में बड़ी तथा जंतुओं में छोटी पाई जाती है। इसमें कोशिका रस रहता है। अभी हमने बताया कि कोशिका रस को क्या कहते हैं, तो जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। यह रसधानी की बात हो रही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह एक से अधिक सही है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में कौन अंतर करता है। यहाँ पर अंतर करने की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से जंतु कोशिका, एक जंतु कोशिका गोलाकार, पादप कोशिका चौकोर, इसके बाहर कोशिका भित्ति और ये एक केवल झिल्ली। तो कोशिका में कौन अंतर करता है? कोशिका भित्ति करता है कि लवक करता है कि राइबोसोम करता है, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, चारों में से चुनिए। अगर कोशिका पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब आ रहा होगा और सही जवाब मिल रहा होगा। तो चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। निम्नलिखित में से जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में कौन अंतर करता है? तो कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका से पादप कोशिका को अलग करता है, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक की बात करें तो लवक 3 प्रकार का होता है और तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में, तो ये भी नहीं होगा। राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में सही कथन पर विचार करें। यानी सही कथन कौन सा है? यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है, इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, इसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। बात करते हैं हम अगर हरित लवक यानी लवक, पहले हम लवक की बात करेंगे। लवक जिसे कहते हैं प्लास्टिड, इंग्लिश में प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है अवर्णित लवक, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है वर्णित लवक जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो हम बात कर रहे हैं हरित लवक की जब बात कर रहे हैं तो यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, यह भी सही। इसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, बिल्कुल सही। धूप की उपस्थिति में यह खाना बनाता है अपने पौधे के लिए। पत्ते तथा तनों में पाया जाता है जो हरा कलर का दिखता है, तो एक से अधिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन लवक है। अवर्णित लवक, हमने पढ़ा था कि लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। तो हम हरित लवक के बारे में पढ़ चुके और यहाँ पर अवर्णित लवक है ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन लवक है, जिसमें रंग नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह जड़ों तथा भूमिगत तना में पाया जाता है, बिल्कुल सही। यह भोज्य पदार्थ का संग्रहण करता है, बिल्कुल सही। यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, यही गलत हो जाता है। यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती नहीं होता है, यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती का मतलब यह प्रकाश की ओर नहीं रहता है, नहीं जाता है, यह जमीन की ओर नीचे जाता है। अवर्णित लवक जैसे कि जड़ हो गया, जड़ किसी का जड़ है या भूमिगत तना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर और यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 1 और 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न। थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो गया था, तो यहाँ पर हम बात करें 14वां प्रश्न की, तो पुष्पों तथा बीजों में जो लवक यानी रंग प्रदान करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? पुष्पों तथा बीजों में, फूलों तथा बीजों में जो लवक रंग प्रदान करता है उस लवक का नाम बताना है। यहाँ पर सुमेलित भी करना है, आपको सुमेलित करना है कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट और लवक ल्यूकोप्लास्ट, एक से अधिक या कोई नहीं, एक से अधिक या कोई नहीं, एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप उत्तर दीजिए। हाँ, तो उम्मीद है कि आप अपना उत्तर चुन लिए होंगे। तो पुष्पों तथा बीजों में जो लवक यानी रंग प्रदान करता है तो यह हरित लवक तो पत्ते तथा तनों में पाया जाता है, हरित लवक। वर्णित लवक यहीं पर है, वर्णित लवक यह फूलों तथा बीजों में पाया जाता है, वर्णित लवक। अवर्णित लवक की बात करें तो जड़ के पास कोई हरा कलर नहीं होता है, तथा भूमिगत तना यानी भूमि के अंदर या मिट्टी से छुपे हुए तना में
पाया जाता है अवर्णित लवक। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्णित लवक वर्ण यानी रंगीन फूलों तथा बीजों में रंग प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ए है टमाटर में करक्यूमिन, बी है लाइकोपिन, सी है गाजर विटामिन, चुकंदर कैरोटीन। तो किसके कारण? ये लवक का नाम है, इधर लवक का नाम है और इधर खाने वाले चीज़ का नाम है। तो किस लवक के कारण टमाटर लाल दिखता है, हल्दी पीला दिखता है, गाजर भी लाल दिखता है, चुकंदर भी गुलाबी दिखता है? तो किसके कारण? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर टमाटर लाइकोपिन के कारण और हल्दी करक्यूमिन के कारण, गाजर कैरोटीन के कारण और चुकंदर विटामिन के कारण। तो यहाँ पर A2B1 यानी A2B1 यहाँ है A2B1, C3 यानी C4 और D3 ऑप्शन। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग का नाम क्या है? निम्नलिखित में से केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? कोशिका भित्ति, सीलिया, फ्लैजिला, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कोशिका भित्ति तो यह पादप में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और रही बात सीलिया और फ्लैजिला, ये दोनों जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। और हरित लवक भी पाया जाता है, लवक पाया जाता है, और यह चरखूट होता है, चौकोर होता है। और सीलिया और फ्लैजिला ये जंतु कोशिका में पाया जाता है यानी जीव में, और ये गोल होता है, इसमें एक झिल्ली होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर करने वाला मुख्य कोशिकांग को पहचाने। वह कह रहा है कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर करना है, अंतर करने वाले मुख्य कोशिकांग यानी कोशिका अंग को पहचाने। जंतु कोशिका में गोलाकार और सीलिया तथा फ्लैजिला होता है। जंतु कोशिका में गोलाकार यानी जंतु कोशिका गोल होता है, बिल्कुल सही है। सीलिया और फ्लैजिला हमने पीछे पढ़ा ही कि होता है इसमें। पादप कोशिका चौकोर, बिल्कुल सही, पादप कोशिका चौकोर होता है। लवक तथा कोशिका भित्ति पाया जाता है, बिल्कुल सही। हमने लवक के बारे में पढ़ा था, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। और कोशिका भित्ति जो चारों तरफ कठोरता प्रदान करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ये गलत है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम दोनों पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने 18वां प्रश्न। 18 प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा था पहले कि कोशिका जो है, जंतु कोशिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इसमें होता है कि यह विकसित नहीं होता है, यह पूर्ण विकसित नहीं होता है, और यह पूर्ण विकसित होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यह अर्ध विकसित होता है तथा केंद्रक भी आवश्यक होता है, यानी आवश्यक यहाँ पर नहीं होगा, अर्ध विकसित होगा, अर्ध विकसित। केंद्रक भी अर्ध विकसित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का, बिल्कुल सही, राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, क्योंकि बहुत से छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत कम प्रोटीन तथा वसा और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, इसलिए 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें श्वसन झिल्ली में होता है, इसमें श्वसन झिल्ली में होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसका श्वसन झिल्ली में होता है, और यूकैरियोटिक जो है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। तो चलते हैं हम ऑप्शन नंबर
4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न 19। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्या सत्य है? यूकैरियोटिक, हमने पीछे पढ़ा प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर होता है राइबोसोम। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार का होता है, क्योंकि जंतु कोशिका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यह पूर्ण विकसित तथा कोशिका विभाजन करता है। यह पूर्ण विकसित तथा कोशिका विभाजन करता है। जो यूकैरियोटिक होता है इसमें कोशिका विभाजन होता है, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो छूट गया, पिछले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, और याद करने के दृष्टिकोण से देखें तो प्रश्नों में ही बहुत सारे उत्तर हैं, और बहुत सारे प्रश्न उत्तर में ही बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा हो। और किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिका से संबंधित आपका सवाल नहीं छूटेगा। और आप अगर कमेंट करें तो हम आपके कहने के अनुसार हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर आपके सामने पेश करेंगे। तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले विषय यानी बायोलॉजी से अगले चैप्टर कोशिका विभाजन लेकर हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।